हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल। आज की कक्षा में स्वागत करते हैं और साथ ही आज पढ़ेंगे हम मैथ कक्षा 7 और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.2। कल हमने 1.1 की थी, तो इस पाठ का नाम पूर्णांक है। कल भी यही था। आज हम इसमें थोड़ा सा अलग सीखे हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा, वो अपने को इस पाठ में या उससे आगे वाले पाठ में या कहीं पे भी अपने जो इस तरह के सवाल आएंगे पूर्णांक से संबंधित, उनके हमारे लिए काम आएंगे। सबसे बड़ी अच्छी और प्यारी बात यह है पूर्णांक को हल करने के लिए कि गुणन और विभाजन में जब दोनों चिन्ह समान मिलता है, ठीक है, तो धनात्मक प्राप्त होगा, अन्यथा ऋणात्मक होगा। बड़ा सिंपल है समझने में और करने में। बस ये आपको एक लाइन याद रखनी है कि किस प्रकार से हम धनात्मक और ऋणात्मक को चिन्ह जो ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर होते हैं, जो कल भी मैंने 1.1 प्रश्नावली में बताया था। जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब हम इनका क्या करेंगे, ये दो चिन्ह अलग हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते, जैसे इस दोनों पहले में दिए हुए हैं हमें, ये देखो दोनों चिन्ह बराबर दिए हैं, तब हमारा क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। समान चिन्ह मिलता है तो दोनों संख्याएं प्लस हो जाएगी, और अलग अलग चिन्ह चाहे आगे पीछे, पहले माइनस हो फिर प्लस हो फिर माइनस माइनस को छोड़ के, ये देखो इन दोनों से आप समझ सकते हो अलग अलग चिन्ह हैं, तो यहाँ पे हमेशा ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। और जब दोनों समान हो, ये समान हैं, तब आप देखो, ये देखो धनात्मक चिन्ह मिल रहा है, ये असमान है हमारा ऊपर वाला। अब इन चीज़ों को आप याद रख सकते हो, ठीक है। एक और होता है इसमें योगानुपात। क्या होता है, ए बी और बटा में बी बराबर क्या होता है, सी प्लस डी बटा में डी। और यहाँ पे ये बी और डी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से हम योगानुपात निकाल सकते हैं। अंतरानुपात का सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अनुपात निकालने के लिए होता है ये। इसका प्रयोग हम आगे की कक्षाओं में करेंगे, इसमें 1.3 में या तब हम देखेंगे। अब ये तीनों वहाँ पे हमारे काम आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसका अर्थ ये है कि के है वो ए और बी के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी किसके बराबर होगा, सी प्लस के डी और सी माइनस के डी के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर माइनस में ये चिन्ह हमें दे दिया जाए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से के बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है कि ये संख्या बराबर नहीं है। ए माइनस बी बटा ए या फिर ए बटा बी है, तो हम ये संख्या इतना हो, तब हम क्या करेंगे, ए बी बराबर क्या हो सकता है, ए प्लस के सी और बटा में बी प्लस में के डी, ठीक है। ये थी आज की ये ध्यान रखने की बातें, जो हमारे पूर्णांक संख्या के जो भी सवाल होंगे, पाठ होगा, उसमें हमारे लिए उपयोगी है। आगे होता है फिर हमारी प्रश्नावली शुरू 1.2 और 7वां पाठ है। अब इनको हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। अभी ये जो हमने यहाँ पे ये टेबल देखी है, ये वाली सब इसी के आधार पे है। अगर इसको याद करने का मन है तो करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लाइन आपको मैंने बता दी कि गुणन और विभाजन में जब दोनों चिन्ह समान होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस हो तो धनात्मक हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस हो तो ऋणात्मक हो जाता है। ये चीज़ें बस इतनी बात हैं, रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में एक समझ पैदा कीजिए, आपके लिए इजी रहेगा, चाहे आप किसी कक्षा में हो। अब आगे है -3 गुणा में 4। तो यहाँ पे एक तो ये संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है। ये 4 है वो प्लस का है और ये माइनस की है, तो ये तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक समान नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, संख्या का चिन्ह वो माइनस रहेगा और संख्या क्या हो जाएगी हमारी, गुणा कर देंगे, 4 3 12। ये उत्तर हमारा पहले का हो जाएगा। अब दूसरा सवाल भी ऐसे ही है, यहाँ पे पहली संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, तो जब धनात्मक और ऋणात्मक हो रहे हैं, यानी एक असमान चिन्ह आ गए, तो हम इसको माइनस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा उत्तर ऋणात्मक होता है एक असमान चिन्ह में, और जो संख्या है उसको
गुणा कर देंगे, माइनस 24 एकम 24 हो गया। इसी प्रकार से अब जहाँ पे दोनों चिन्ह समान हो गए तो हमें ध्यान है, अभी बताया था कि संख्या को गुणा करना है और उत्तर प्लस में आ जाएगा। तो 24 दूनी 48 होता है और 24 ये 72 होता है, 72 लिखा। और एक जीरो थी 30 में तो वो 30 की जीरो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब चौथा सवाल भी इसी प्रकार से है, -214 दिया है परंतु जीरो प्लस किए है, जीरो का कोई प्लस माइनस नहीं होता, जीरो जीरो ही है। तो यहाँ पे हमें माइनस है या लेते हुए इसको बराबर लगाएंगे और -200 क्या लिखेंगे, जब कोई संख्या को जीरो लिखते हैं तो -214 को जीरो से गुणा किया तो जीरो उत्तर हो जाएगा हमारा। पांचवा सवाल क्या है, -15 और -7 और 3, ये सॉरी तीसरी संख्या 6 है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे दो संख्याएं हमें पहले दो गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है। अगर इन दोनों को भी करते हैं बाद वाले को, अगर हम इनको गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगा 7 के 42। तो -42 को जब -15 से गुणा करेंगे तो फिर भी उत्तर हमारा धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, जब दो माइनस माइनस जुड़ते हैं तो हमारी संख्या प्लस हो जाती है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 15 7 105 और 6 5 30, 6 एकम 6, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 630। तो ये पांचवें सवाल का उत्तर क्या हो गया, 630 हो गया। अब छठा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी अलग प्रक्रिया है। यहाँ पे 3 माइनस के चिन्ह एक समान चिन्ह दिए हैं, तो यानी दो चिन्ह होंगे तब हमारा ये जो अभी सारणी हमने देखी है तभी लागू होता है। जब तीसरा चिन्ह होगा तो जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कारण है कि दो चिन्हों की गुणा करेंगे तभी ये प्लस माइनस या असमान समान के अनुसार हमें याद रखना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस के प्लस 5 और 7 हैं, तो ये हमारा प्लस का 35 हो गया। परंतु आगे माइनस वो गुणा है वो किसका है, -4 का है। तो अब संख्या क्या है, प्लस माइनस के रूप में मिल रही है हमें। तो यहाँ पे हमारा 35 चौके कितना होता है, 70 और 70 140 हो जाएगा हमारा उत्तर। और सवाल किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से उत्तर है। अब सातवां सवाल क्या है, ये देखो। अब यहाँ पे दो चार संख्याएं दी है परंतु दो के जोड़े में चिन्ह एक समान है। अब दो जोड़े में एक समान चिन्ह होंगे तो दोनों संख्या प्लस में हो जाएगी। 6 3 दूनी 6 प्लस ये गुणा करेंगे, यहाँ पे -1 -5 को गुणा करते हैं तो फिर से -5 और 1 के बीच में प्लस आ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, तो ये प्लस की हमारा 6 5 30 हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए चिन्ह लगाए हैं, बाकी इनकी आवश्यकता नहीं होती जब धनात्मक चिन्ह बन रहे हों। ठीक है, ये था हमारा पहला पार्ट, सॉरी पहला प्रश्न 1.2 का। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। ये है -1 से 5 से आरंभ कर पैटर्न में दर्शाइए कि -1 और -1 को गुणा करने पर धनात्मक रूप में हमें 1 मिलता है। अब हमें ये कह रहा है कि यहाँ से शुरू करना है हमें, और जो उत्तर आए उसको लिखते हुए यहाँ तक इस -1 की और -1 की गुणा करते हुए हमें आना है। और ये हमें सिद्ध करना है कि +1 उत्तर हो जाता है। सिंपल सा है, पहले -1 लिखेंगे गुणा में 5 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे गुणा में 4 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे गुणा में 3 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे गुणा में 2 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे गुणा में 1 लिखेंगे, और फिर -1 लिखेंगे गुणा में -1 लिखेंगे। बस ये यहाँ तक पूछ रहा था हमसे। अब इसका आंसर हमें क्या करना है वो आप देख सकते हो। माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा -5 उत्तर आ जाएगा। +4 है, -1 है, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा -4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 3 और 1 माइनस है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 होता है परंतु माइनस का चिन्ह है तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 को 1 से गुणा करेंगे माइनस से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, इसलिए ये हमारा 0 हो जाता है। 1 मिनट
नहीं नहीं, ये प्लस ये हमारा यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस से संख्या कट जाती है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है वो देखो। अब -1 और -1 को गुणा करते हैं तो चिन्ह तो प्लस के हो जाएगा, परंतु संख्या क्या रहेगी, वही रहेगी। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 ही होगा और वो माइनस का होगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा और माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं। ये हमें निकालना था, हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी समझ मेरे दिमाग से, तो ये इसके लिए सॉरी। अब आगे तीसरा चलते हैं। किसी परिस्थिति में तापमान कम होने की दर 3 डिग्री प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में फ्रीज होता है। परिस्थिति क्या होता है, फ्रीज वगैरह जो भी हमारा कूलिंग सिस्टम है, उसके लिए यहाँ पे हम परिस्थिति समझ सकते हैं। 1 मिनट में 3 सेंटीग्रेड हमारा तापमान कम हो रहा है। एक वस्तु जिसका तापमान 25 डिग्री पे है और उसको परिस्थिति में रखा जाता है, कितने मिनट बाद उस वस्तु का तापमान -2 होगा। ये हमारा -2 कितने डिग्री, कितने मिनट बाद में -2 पे पहुंच जाएगा। जब हमें पता है कि 1 मिनट में कितना जा रहा है, 3 सेंटीग्रेड तापमान माइनस जा रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। -3 कम हो रहा है, कम, ठीक है, डाउन जा रहा है। अब एक जो वस्तु है वो 25 सेंटीग्रेड पर है। वस्तु का तापमान कितना है, वस्तु का तापमान 25 सेंटीग्रेड। अब हमें निकालना है समय, ठीक है, -2 सेंटीग्रेड तक कितना समय लगेगा। तो इसका और इसका अंतर कितना है, 25 और माइनस का। तो अंतर निकालने के लिए कितना अंतर है वो देखो। तो ये हम अंतर निकाल लेते हैं, 25 माइनस फिर माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारा 25 है और ये माइनस का और प्लस का 2, यानी हमारा 27 डिग्री का अंतर है, ठीक है। अब 1 मिनट में कितना जा रहा है, 3 डिग्री कम, ठीक है। तो 1 डिग्री तापमान कितने मिनट में कम जाएगा, 1 सेंटीग्रेड तापमान कितना कम में जाएगा, 1/3 मिनट में जाएगा। एक बटा 3 में। तो 27 डिग्री तापमान कितने मिनट में जाएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कम होने में लगा समय। तो ये है 27 गुणा में 1/3, ये 9 3 27, तो ये 9 कम 9, यानी 9 मिनट हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब 1 मिनट में हमारा -3 जा रहा है, यानी 3 डिग्री कम हो रहा है, तब ठीक है। अब वस्तु का तापमान हमें दिया है 25 सेंटीग्रेड और ये बोल रहा है कि -2 तक जाने में कितना समय लगेगा। तो हमें कुल कितना तापमान कम करना है, 25 तो प्लस का और -2 कितना है, वो माइनस का है। तो ये 25 और 2 कितने हो गए हमारे, 27 डिग्री तापमान हमें कम करना है। जब 1 मिनट में 3 सेंटीग्रेड हो रहा है, तो 1 सेंटीग्रेड होने में कितना समय लेता है, 1/3 लेता है 1 मिनट का, यानी 20 सेकंड में 1 कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम सेकंड के हिसाब से तो गुणा नहीं कर सकते, इसलिए इसको 1/3 लिख लेते हैं। अब 1/3 को जब कुल तापमान कम करना है उससे हम गुणा करते हैं, तो 27 गुणा 1/3 करते हैं, तो हमें जो समय है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये 9 मिनट में
प्राप्त ये -2 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये है तीसरा सवाल। अब चौथा देख लेते हैं। एक खेल में नीला कार्ड चुनने की पर 2 गोटियां देनी पड़ती हैं, लाल कार्ड चुनने पर 3 गोटियां देनी पड़ती है मिलती है। ठीक है, शीतल के पास 27 गोटियां थी। खेल के मैदान दौरान लगातार 9 नीले कार्ड आते हैं, बताइए कि उसके पास कितनी गोटियां हैं। जब ब्लू कलर का कार्ड आएगा तो 2 गोटियां माइनस हो जाएगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर रेड कलर का कार्ड आता है, लाल रंग का कार्ड आता है, तो 3 गोटियां हमारी प्लस हो जाती है और यहाँ पे माइनस हो जाती है। अब हमें क्या है, शीतल के पास 27 थी, तो ये शीतल ने 9 गोटियाँ 9 नीले कार्ड चूज किए। तो ये एक सिंपल सा है कि नीले कार्ड की गोटियाँ -2 है। 9 बार नीला कार्ड आने पर नौ गुणा में -2, ये हो जाएगा हमारा -18। ठीक है, अब बची गोटियाँ कितनी बची, 27 - 18। 27 में से 18 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 30 27, हमारा उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब गोटियाँ बची कितनी थी, 9 बची थी। सिंपल सा था। नीले कार्ड की गोटियाँ कितनी थी, -2 हो रही थी। अब 9 बार नीला कार्ड आने पर क्या हो गया, 9 दूनी 18, -18 गोटियाँ गई। अब गोटियाँ बची कितनी, अब 27 - 18 करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 9 आ गया। ये सिंपल सा था। अब आगे देखते हैं 5वां सवाल। अब यहाँ पे भी भाग का सवाल आ जाए और आपको इस तरह के सवाल हों तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वही शुरू वाला नियम लागू होगा कि जब 2 चिन्ह अलग अलग होंगे तब तो चिन्ह जो उत्तर आएगा, भागफल आएगा, वहाँ पे हम ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे भागफल के आगे। अगर असमान हैं तभी लगाएंगे, अगर समान चिन्ह आ जाएं तब हम वहाँ पे धनात्मक चिन्ह लगाएंगे। तो हमारा पहले सवाल का क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है। तो ऋणात्मक चिन्ह क्यों है यहाँ पे, ये देखो -35 है, प्लस का भाग दे रहे हैं हम 7 से। ठीक है, तो ये 5 7 कितना होता है, 35 होता है। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, भागफल 5 आ रहा है। परंतु ये माइनस का है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग संख्याओं चिन्हों की संख्याएं थी। अब दूसरा सवाल क्या है, ये भी 15 पे भाग देते हैं 3 का, तो कितने से जाएगा, 5 से चला जाएगा। 5 3 15 होता है, परंतु यहाँ पे भी चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये माइनस का 3 हमें दिया है और ये प्लस है 15 दिया है। अब तीसरा सवाल देखो, -25 और -25 का भाग दे रहे हैं, तब ये 25 पे 25 का भाग देते हैं, तब हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा। और प्लस का होगा क्योंकि यहाँ पे भी समान चिन्ह की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे हम इसको प्लस कर देते हैं। चौथा है 25 भाग में -1, 25 में -1 का भाग दे रहे हैं, तो हमारा उत्तर -25 आ जाएगा। ठीक है, और आएगा क्यों, एक चिन्ह है वो क्या है, ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। आगे है 0 और भाग में 3 -6 है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का कोई धनात्मक या ऋणात्मक मान नहीं होता। अब आगे है छठा, 15 भाग में -2 प्लस में 1 बड़े ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट के साथ दिया है। तो अब हम इसको हल करेंगे तो ये देखो, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो ये हमारे पास माइनस का 1 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या -2 है। ठीक है, अब इस -2 का -1 से हम इस पे 15 पे भाग देंगे। ठीक है, ये हमारा ये हल है आगे का। इससे भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा,
माइनस का 15 बचेगा। ठीक है, ये था आपका छठा सवाल। सातवां सवाल क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर है उनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस का 6 प्लस का 3 है, इसका मतलब ये 6 बड़ा है तो माइनस का 6 में से प्लस 3 घटाएंगे तो हमारे पास -3 बचेगा। भाग देंगे तो यहाँ पे -2 और +1 यानी -2 में से +1 घटाएंगे तो माइनस का बड़ा है, इसलिए माइनस का 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब इसको हल करते हैं आगे, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा हमारा, और 3 एकम 3 होता है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, जब दो समान चिन्ह आते हैं तो वो धनात्मक में बदल जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3 एकम 3 लिख दिया है प्लस का। अब हमारा छठा सवाल देखिए, थोड़ा सा समझने वाला है और बड़ा भी हो सकता है। एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ होता है और एक पेंसिल बेचने पर 50 पैसे की हानि होती है। लाभ और हानि को पूर्णांकों के रूप में प्रदर्शित करना है, यानी प्लस माइनस दर्शाना है हमें संख्या के आगे। और एक माह, पहला प्रश्न है, एक माह में उसे 5 रुपये की हानि होती है। यदि उसने 45 पेन बेचे तो उस माह के द्वारा बेचे जाने वाले पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे करते हैं कि 1 रुपये का लाभ किसके बराबर है, 100 के बराबर है, 100 पैसे के बराबर। और 50 पैसे की हानि किसके बराबर है, 50 पैसे के बराबर है माइनस के। ये हमारा धनात्मक है। ठीक है, हानि लाभ ये है। ठीक है, अब हमारे पास दिमाग समझने वाली बात ये है कि 45 पेन बेचने पर हमें कितने का, 45 पेन बेचे यानी 45 रुपये का लाभ हुआ, 45 रुपये का लाभ यानी 4500 पैसे का लाभ हुआ। हमें पैसे में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक संख्या पैसे में है, तो दोनों में से या तो रुपए में बदलो या पैसे में, तो हम दोनों आसान करने के लिए पैसे में बदल लेते हैं। तो ये हमारे 4500 पैसे हो गए और ये हमारा लाभ भी है। अब पेंसिल कितनी बेची, x बेची, हमें नहीं पता कितनी बेची, इसलिए हम उसको मानेंगे x। पेंसिल बेची तो क्या हुआ, -50 रुपये है, 50 पैसे के बराबर हानि हुई। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं है कि कितनी बेची, तो कितने से गुणा करें, इसलिए इसको हम गुणा करेंगे -50 गुणा में x। तो ये हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, -50x आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है पेंसिल की संख्या, तो ये हो जाता है हमारा 45 पेन प्लस में x पेंसिल हानि बराबर कितना है, 5 रुपये की हानि होती है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे -500 क्योंकि 5 गुणा में 100, इसको भी पैसे पूछ लिया। हानि कितनी की है, 5 रुपये की, तो इसको हम लिखेंगे -500। ठीक है, तो यानी ये हमारी पहली समीकरण बन गई। अब इसको हल करते हैं, तब हमारा क्या होगा, 45 प्लस में x 50x, क्योंकि अभी हमने पता किया था कि 5 पैसे की 50 पैसे की हानि होती है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ये 1 मिनट। अब हमें पता है कि बताया था कि इसने 50 पैसे की हानि होती है। ठीक है, बराबर किसके है, -500 के हैं। अब इसको हल कर लेंगे यहाँ पे,
ये 4500 माइनस 50x बराबर माइनस 500। अब इसको और ज़्यादा हल करूँ तो ये 50 वाला है, इसको बाहर रख लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 4500 और इधर माइनस का हो गया, और ये इसको जोड़ते हैं तो ये प्लस का हो गया, यानी हमारा उत्तर अब प्राप्त हो जाएगा। अब x बराबर हमें मान ज्ञात करना है, तो 5000 बटा में 50, 1 0 से 1 0, 500 को 100 से हम काट देते हैं, 10 100 5 500 होता है। ठीक है, तो इसने कितनी पेंसिल बेची थी? 100 पेंसिल बेची थी, इसलिए उसको 5 रुपये की हानि हुई थी। तो ये था पहला सवाल। अब आप दूसरा सवाल करें, तब तक आप स्नैपशॉट या इसको लिख सकते हैं, मैं इसको पढ़ के देखता हूँ। ये सवाल आप उतार लो। दूसरे माह में उसे नुकसान या लाभ नहीं हुआ यदि उसने 70 पेन बेचे हो तो बेचे गई पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर कोई लाभ या हानि नहीं होगी, यानी जो बेचा है वही जो पेंसिल और पेन बेचने पर जितना लाभ और हानि कमाया था वो बराबर हो गए। ठीक है, तो जितने पेंसिल पे लाभ था उतना ही पेन पे लाभ था, उतना ही पेंसिल पे हानि होगी। तो पेंसिल की हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और दूसरा सवाल हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमें ये कह रहा है कि 70 पेन बेचे हैं, 70 पेन, तो लाभ 70 रुपये, क्योंकि 1 रुपया लाभ हो रहा था। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 70 गुणा में 100 बराबर 7000 पैसे के। ठीक है, तो 70 पेन बेच के उसने 7000 पैसे बचाए। अब यहाँ पे भी हमें पेंसिल अक्स हैं, तो हम यहाँ पे भी पता कर लें, क्योंकि न तो लाभ है ना हानि है। तब हमें पता है कि पेन बेचने पर 7000 पैसे का लाभ हुआ या 70 रुपये का लाभ हुआ है, तो पेंसिल बेचने पर भी बेचने पर हानि। ये कितनी है? ये भी 70 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे न तो कोई लाभ हुआ है न कोई नुकसान हुआ है, यानी इनकी दोनों की जो आवागमन था, पेन से 70 रुपये आए तो पेंसिल बेचने पर 70 रुपये चले भी गए, तो ये बराबर ही रहेगा। तो ये भी 7000 के पैसे के बराबर है। ठीक है, अब हमें पेंसिल की संख्या निकालनी है, तो हमें बताया था कि एक पेंसिल बेचने पर कितनी की हानि हो रही है? 50 पैसे की हानि हो रही है। तो एक पेंसिल बेचने पर माइनस 50 पैसे की हानि हो रही है। ठीक है, तो अब उन्होंने कितनी पेंसिल बेची, यानी ये 70 रुपये कैसे बने? एक आइडिया तो ये होता है कि अगर 50 पैसे 70 एक पेंसिल पे हो रहे हैं, तो अभी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, मैं भी बता देता हूँ। जैसे एक पेंसिल बेचने पर 50 पैसे की हानि है, तो 70 रुपये पे कितने होंगे? तो हम इसको इस प्रकार से निकालेंगे, पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों की संख्या बराबर हमारे पास हानि कितनी हुई थी? 7000 की हानि हुई थी, ये वाला। ठीक है, और कुल एक पेंसिल से कितनी की हानि हो रही थी? 50 पैसे की हानि हो रही थी। तो इसको हम भाग देते हैं, तो 1 0 से मैं इसको 0 से 0 कम कर देता हूँ। अब 5 1 कम 5, 2 बच के 5 के 20 और 0 की 0, यानी 140 पेंसिल उसने बेची थी, तब हमारे को 70 रुपये की हानि हुई थी। ठीक है,
तो ये इसका छठा सवाल था। थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा है, वैसे सिंपल है, ठीक है। अब सातवां सवाल है, इसके पूर्णांकों का गुणा कर निम्न सारणी को भरिए। अब हमें क्या गुणा करना है, पहले 3/2 को गुणा करना है, फिर 3 और 2 को गुणा करना है, फिर 3 को गुणा करना है, ठीक है। इस प्रकार से गुणा करते जाएंगे। फिर हम 3 और 4 को गुणा करेंगे माइनस के, फिर -2 इस प्रकार से, -2 को 2 से, -2 को 3 से, -2 को यहाँ पे 4 से लिखेंगे, 3 ठीक है। अब मैं बता देता हूँ किस प्रकार से लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, होता है तो फिर मैं इसको यहीं पे करा देता हूँ, आपके ध्यान भी रहेगा। अब ये हमारा को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें लिखना है 3 गुणा में 2, ठीक है। इन दोनों को गुणा किया, 3 दूनी 6 आ गया। अब यहाँ पे इस 3 को और इस 3 को लिखेंगे तो 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 9। ये आपको नहीं लिखना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे -4, 3 और गुणा में -4 लिखेंगे तो माइनस का 12, क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, असमान चिन्ह होते हो तो गुणा में विभाजन में ऋणात्मक चिन्ह आएगा। अब आगे -3 है और गुणा में -2 है, तो ये हो जाएगा -6। फिर आगे का सवाल क्या है, 3 गुणा में 1, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 3। इसी प्रकार से -2 को गुणा करेंगे 2 से, तो ये -4 आ जाएगा। -2 को गुणा करेंगे 3 से, तो ये -6 आ जाएगा। -2 को गुणा करेंगे -4 से, तो ये -4 दूनी 8 आ जाएगा। -2 को गुणा करेंगे -2 से, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, दो समान चिन्ह होने पे। ये हमारा प्लस का 8 आएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब यहाँ -2 है और गुणा में 1 करेंगे, यानी ये समान चिन्ह है, तो -2 उत्तर आ जाएगा। फिर -1 है और गुणा में 2 करेंगे तो -2 लिखेंगे। फिर -1 है, गुणा में 3 करेंगे तो -3 लिख देंगे, 3 एकम 3। ये सरल है। इस प्रकार से आप इनके सभी गुणा कर सकते हो। और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, -2 दूनी 4, -2 एकम 2। मैंने 4 को 3 से गुणा किया तो 12 लिख दिया, 4 को -4 से गुणा किया तो -16 लिखा, 4 को -2 से गुणा किया तो 8 लिखा, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4 लिखा। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। एक 60 फीट ऊंची बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट के ऊपर जाने को धनात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाए तो 60 फीट ऊपर स्थित फ्लैट की ऊंचाई कैसे दर्शाएंगे। तो जैसे पहले का उत्तर लिखेंगे, जब ऊंचाई है तो हम प्लस का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, 15 फीट नीचे जाने पर पार्किंग को पूर्णांक से दर्शाइए। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम ऋणात्मक जा रहे हैं, इसका मतलब 15 फीट हमारा -15 हो जाएगा। तीसरा है, लिफ्ट 5 फीट प्रति सेकंड से ऊपर की ओर जाती है तो +5, और इसके विपरीत आती है तो उतरने पर पूर्णांक को किस प्रकार दिखाएंगे। जब 5 फीट पर सेकंड नीचे आ रही तो माइनस में हो जाएगा। बस सिंपल सा तो है। तो अब आगे है, थैंक्स टू ऑल। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों से, ठीक है। तो ये थी आज की 1.1 पार्ट नंबर था 1 पूर्णांक इंटीजर्स, और कल हम 1.3 करेंगे। वहाँ पे कुछ नियम हैं और उनके कायदे कानून हैं, वो हम देखेंगे। तो मैं आपको उनके लिए कल वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और 1.1 है वो अपनी मैथ के पास नोटबुक है, उसमें अपना कर लें। थैंक यू।